तो सबसे पहले यहाँ पर हम वर्क की बात करेंगे। तो मैं आप लोगों से एक पहले पूछूंगा कि आपके अकॉर्डिंग वर्क में क्या मिलेंगे आपको। ठीक है, साइंस के अकॉर्डिंग नहीं होगा, लेकिन रियल लाइफ में जो हम वर्क की बात करते हैं वो क्या होता है? कुछ भी काम है ना, कोई भी काम है। ये हम रियल लाइफ में बोलते हैं कि मैं अगर मान लो आपकी मम्मी ने आपको बोला कि मार्केट से जाओ, तो आप गए लेने, जहाँ बैठे थे वहां से आप उठे, उस चीज को लेने गए, वापस लेकर आए, उस सामान को मम्मी को दिया और फिर वहीं आके बैठे जहाँ से आप खड़े हुए थे। मम्मी की नजर में तो आपने काम कर दिया, लेकिन साइंस की नजर में आपने काम नहीं किया। योर पार्टनर इज जीरो, है ना। एक और एग्जांपल है कि एक कूली है, उसने आपका सामान उठाया, और वो सामान ले जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म ए है, आपने बोला कि मैं ट्रेन प्लेटफॉर्म बी पे आएगी, तो प्लेटफॉर्म बी पर लेके गया, फिर अनाउंसमेंट जो कि नहीं आपकी ट्रेन वापस प्लेटफॉर्म में भी आएगी, तो आपने उसको बोला कि नहीं वापस ले जाओ, तो वो वहीं आके खड़ा होगा जहां उसने उठाया। तो अब वो कहेगा लाओ पैसे। अब आपने फिजिक्स पढ़ी हुई है, तो आपको भी आपका वर्क डन तो सीखो है, तो आपकी गाल पे एक वर्क डन दे देगा, यार मैं इतनी मेहनत करके आऊं, तुम क्या वर्क कर दी हो, है ना। तो यहां से मैं क्या समझ में आया कि रियल लाइफ में जो हम वर्क करते हैं वो और साइंस में या फिजिक्स में जो होता है वो एकदम अलग है, बिल्कुल एकदम से अलग है। हम रियल लाइफ में वर्क में जो करते हैं वो एकदम ही अलग है ना। तो हम जब भी वर्क की बात करेंगे तो इसका मतलब साइंस के अकॉर्डिंग बात करेंगे, है ना। तो आपने ये कभी भी नहीं सोचना है कि अगर एनर्जी यूज हुई है तो फिर वर्क डन हुआ हो। यहां से क्या कंक्लूजन निकालना है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, उसकी अगर एनर्जी यूज हुई है कुछ चीज को करने में, तो जरूरी नहीं है कि फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क डन हुआ हो, ऐसा जरूरी नहीं। तो जो पर्सन है इसकी एनर्जी तो लगी लेकिन वर्क डन नहीं हुआ है। तो कई बच्चों के दिमाग में कहते हैं एनर्जी यूज हुई है तो वर्क डन हुआ। नो, इट्स नॉट। अगर ये दीवार है, इस दीवार को मैं ऐसे धक्का मारा, मैं फोर्स लगा रहा हूं, मैं पूरा दिन इसको फोर्स लगाता रहा, तो मेरी तो एनर्जी वेस्ट हो गई, लेकिन ये दीवार जो है ये हिल नहीं रही मेरा, तो क्या वर्क डन होगा? नहीं होगा। एनर्जी लॉस हो रही है बट वर्क डन नहीं होगा, है ना। तो यही चीज हमें ध्यान रखनी है। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो वर्क डन है, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है F डॉट S, राइट। F इज फोर्स अप्लाइड, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो जो वर्क डन है ये सबसे पहले हम बात करेंगे कि जीरो का हो सकता है। जो डॉट प्रोडक्ट अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये ऐसे, राइट। ये वर्क डन का जो फॉर्मूला है ये जीरो का हो सकता है किसकी सिचुएशन में? फोर्स जीरो हो जाए, मतलब आपने फोर्स की नहीं लगाई, ठीक है, तो वर्क डन जीरो कब हो गया? तो फोर्स जीरो है, फर्स्ट केस। सेकंड केस डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, थर्ड केस cos थीटा जीरो है। cos थीटा जीरो कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है परपेंडिकुलर, है ना, जैसे ये जो पुली है ये सामान लेकर जा रहा है, ठीक है, सामान लेकर जा रहा है, और इस सामान को यहां पर लाकर खड़ा होगा। ये पोजीशन ए है, ये बी है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा इस ऑब्जेक्ट का नाम ए ही रखिए। ए ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्प्लेसमेंट यहां पर हो रहा है। अब जो mg है यानी कि वेट वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि वो उस बॉक्स को उठा के ऐसे चल रहा है हॉरिजॉन्टल, तो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में है, और जो mg है वो नीचे लगा है। तो हम बोलेंगे वर्क डन बाय mg इज जीरो, राइट, है ना। तो देखो अब फोर्स भी लगा है, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, फिर भी वर्क डन जीरो। क्यों? कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वो दोनों परपेंडिकुलर। ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट फोर्स भी लग रहा है
ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस भी हो रही है, स्टिल उसको वर्क डन से, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूंगा गिव मी वन मोर एग्जांपल जिसमें वर्क डन 0, ये एग्जांपल है थर्ड केस का। चलिए बताइए और किस केस में वर्क डन 0 हो सकता है? थीटा 90 डिग्री वाला केस पूछ रहा हूं। अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी हो रही है, सर्कुलर मोशन करने के लिए उसको एक परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए, एक ऐसी फोर्स जो हमेशा सेंटर की तरफ लगती है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो भी फोर्स सर्कुलर मोशन करवाती है किसी ऑब्जेक्ट को, वो हमेशा सेंटर की तरफ लगती है, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम देते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है mv स्क्वायर, राइट। तो ये जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में है, अब पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो एक मोमेंट में जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है ts वो इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ना। तो एक मोमेंट पे जस्ट फॉर अ स्मॉल मोमेंट इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये इस डायरेक्शन में, और फोर्स है वो इस डायरेक्शन में, तो दोनों के एंगल 90 डिग्री होंगे, थीटा यहां पे कितना होगा 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 0, राइट, ठीक है। अच्छा अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है बाहर की तरफ लगती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगती है, वो कितनी होती है mv स्क्वायर बाय r होती है ना। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बाहर की तरफ लग रही है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो सेंट्रीफ्यूगल का भी जो वर्क डन है क्या है 0। तो आपको याद रखना है कभी भी कोई फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है हमेशा, या फिर डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, तो उसका वर्क डन हमेशा 0 आएगा, राइट। तो वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल ये दिस इज वर्क, राइट, नोट डाउन करिए इसको। ओके नेक्स्ट, next important point is work done is dependent on frame of reference, या फिर ऑब्जर्वर ऑन ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, जो वर्क डन है वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है, ओके। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है आप लोगों से, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैन बी पॉजिटिव, इज दिस ट्रू, ट्रू और फॉल्स? क्या फ्रिक्शन द्वारा वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है? सोचिए, हम आपको देख रहा हूं, ये क्या आंसर होगा? ट्रू, 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 बताओ किस केस में? एग्जांपल दो, किस केस में जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन है वो पॉजिटिव होगा? आकाश आप बताना चाहोगे?
इसका आंसर है ट्रू। अब ट्रू है तो हमें लॉजिक बताना पड़ता है क्यों है, किस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है। और ना आईआईटी मेंस में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या आया था, एक टाइम पे जब ट्रू फॉल्स पे आया कहां जाएगा उसमें भी जाएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव in a given situation. मतलब एक ही सिचुएशन में वर्क डन बाय फ्रिक्शन पॉजिटिव भी हो रहा है नेगेटिव भी हो रहा है, कैसे पॉसिबल है? तो इसका आंसर भी ट्रू है, ट्रू पॉसिबल। कैसे होगा आपको यहाँ पर है, ठीक है। तो सपोज एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है और आप इसको इस डायरेक्शन में पुश कर रहे हो, है ना। तो कुछ ऐसा सिनेरियो है जैसे एक डस्टर के ऊपर ये दूसरा डस्टर रखा हुआ है, मैं नीचे वाले डस्टर को फोर्स लगा रहा हूं, तो नीचे वाले डस्टर में फोर्स लगा रहा हूं तो उसके ऊपर जो डस्टर है वो भी चल रहा है ना। क्यों चल रहा है? मैंने ऊपर वाले डस्टर पे फोर्स नहीं लगाया, और न्यूटन क्या बोलता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगाओगे तो नहीं चलेगी, बट ये जो ऊपर डस्टर है ये तो चल रहा है। तो यहाँ पर हो क्या है, हम जब फोर्स लगा रहे हैं नीचे वाले ब्लॉक पे, ठीक है, तो एयर बी के बीच में फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है। अब जो ऊपर वाला ब्लॉक है उस पे हम फोर्स लगा रहे हैं कि आगे जाएगा, कोई तो फोर्स होगी जो इसको आगे लेकर जाएगी, तो कौन सी फोर्स होगी? फ्रिक्शन। और अगर बी ने ए के ऊपर फ्रिक्शन आगे की तरफ लगाई है तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, तो बी ने ए के ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगाई तो ए जो है वो बी के ऊपर पीछे की तरफ जाएगा, है ना। और ये जो बी है ये ग्राउंड के साथ भी मतलब फ्रिक्शन होगी इसकी, ठीक है, तो उस फ्रिक्शन को हम अलग नाम देते हैं, अलग नाम क्यों दिए आप याद रखिएगा, जब दो सरफेस कांटेक्ट में होती है, ठीक है, वहां पर फ्रिक्शन जो होगी, ठीक है, इन दोनों में तो सेम होगी, ठीक है, लेकिन अगर अदर सरफेसेस इन कांटेक्ट हैं तो उसकी फ्रिक्शन अलग होगी, तो आपको अलग नेम देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस ब्लॉक बी का ग्राउंड के साथ फ्रिक्शन है वो अलग है, इन दोनों के बीच जो फ्रिक्शन है वो अलग है ना। अब यहां पर देखिए अगर हमने जो फोर्स लगाई उसकी वजह से ये ब्लॉक्स मूव करके इस पोजीशन पे पहुंच गए, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए इज पॉजिटिव। कैसे पता लगा? जो ए ब्लॉक है उसके ऊपर फ्रिक्शन क्या आगे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है ना। तो जो वर्क डन है, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 0 0 डिग्री का है क्योंकि फ्रिक्शन का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन सेम है, दोनों का एंगल 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1 होता है तो ये पॉजिटिव होगा, वर्क डन पॉजिटिव। और अगर बात करें बी के ऊपर ये जो फ्रिक्शन लग रहा है ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका है, so work done by friction on block B is negative। क्यों? क्योंकि वर्क डन हम लिखेंगे तो लिखेंगे फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट cos 180। 180 क्यों लिखेंगे? क्योंकि जो बी ब्लॉक है इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में है ना। दोनों में से किसी फ्रिक्शन की बात करो दोनों पॉजिटिव है तो थीटा 180 हो गया और cos 180 क्या होता है माइनस, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस एफ एस व्हिच इज लेस देन 0 मींस नेगेटिव, ठीक है, नोट डाउन करिए। और इसमें नेक्स्ट इज अब ये जो वर्क डन है कब कब पॉजिटिव होगा कब कब नेगेटिव होगा उसकी हम बात कर लेते हैं।
वर्क डन पॉजिटिव, ठीक है। तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस। जब वर्क डन को एफएस पॉजिटिव लिखते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिए ये इसके मैग्नीट्यूड्स हैं, है ना। यहाँ पर देखो साइन वगैरह को ठीक करना है ना। तो ये जो वर्क डन है ये पॉजिटिव कब होगा, जब cos थीटा पॉजिटिव होगा, राइट। इस वर्क डन को हमने देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो मैग्नीट्यूड्स हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब साइन को लिखेंगे, है ना। तो बचा cos थीटा, तो cos थीटा का जो साइन होगा उसके अकॉर्डिंग वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा। अब cos थीटा जो है, ठीक है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब कब होती है, बस थीटा की कौन सी वैल्यू इसके लिए cos थीटा पॉजिटिव होता है। वेरी गुड। जिन बच्चों को याद नहीं रहता उनको मैं सजेस्ट करूंगा कोई ग्राफ याद रखिए, ये 90 डिग्री है, ये 180, 70, 360, है ना। तो ये cos थीटा का ग्राफ है, तो 0 से 90 डिग्री, ठीक है, और 270 से 360 डिग्री, ठीक है। बट हम एक चीज याद रखेंगे, हमें सिर्फ 0 से 180 डिग्री तक की बात करनी है। जहां एंगल बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो हम 0 से लेकर 180 डिग्री की बात करेंगे। ऐसा क्यों है वो भी देखो। अब जैसे इस ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट हुई इस डायरेक्शन, है ना, तो या तो फोर्स ऐसे लगेगी तो हम बोलेंगे ये थीटा है इट इज लेस देन 90 डिग्री, या तो फोर्स ऐसे लगेगी फिर हम बोलेंगे थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। फिर अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर फोर्स ऐसे भी लग सकती है, तो जब फोर्स ऐसे लगेगी तो मैं एंगल यहां से नापूंगा, ये नहीं कि मैं ऐसे ही पूरा एंगल नापूंगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि 11th क्लास में वेक्टर में, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है, मतलब अभी आपकी 11th क्लास ही है, वेक्टर में आपने पढ़ा है कि इंडिविजुअल एंगल होता है ना, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, वो होता है स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल बिटवीन। यानी कि अगर मैं बात करूं ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, और ये डिस्प्लेसमेंट है ना। हमें अगर एंगल देखना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और F3 वेक्टर इसके बीच में, तो हम ये वाला एंगल नहीं लेंगे, हम ये वाला एंगल लेंगे, स्मॉलर वाला। क्यों, क्योंकि एंगल बिटवीन वेक्टर जब वो हमेशा वही रहता है तो स्मॉलर वाला होता है, ठीक है। इसलिए जो हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे, 0 से लेकर 180 डिग्री तक की बात करेंगे, है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे फॉर थीटा लेस देन 90 डिग्री वर्क डन विल बी पॉजिटिव और वी कैन से राइट, है ना। फिर सेकंड केस, ये फर्स्ट केस हो गया। नेगेटिव कब होगा, 90 से 180 वर्क डन नेगेटिव, थीटा 90 डिग्री ऐसे थीटा लेस देन 180, थीटा जब 90 से डिग्री से 80 डिग्री के बीच में होना चाहिए, तब जो है वर्क डन आपका नेगेटिव आएगा, बिकॉज़ cos थीटा इज नेगेटिव इन दिस रेंज। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और इस पर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसमें ये देखो राइट, वेक्टर्स में वो है क्वेश्चन, फिर ट्राई करिए क्वेश्चन, है ना।
इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा वर्क डन इज एफ एस कॉस। तो वर्क डन निकालने के लिए हमें डॉट प्रोडक्ट करना है एफ डॉट एस, राइट। जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या करना है, आई वाला जो है वो आई से मल्टीप्लाई कर देना है, जे वाला जे से और के वाला के से, 2 into 1, फिर -3 और -1, -1/3 और 5 यहाँ पर कितना है 2, फिर ये 1 आ गया, फिर 13 आ गया, राइट। अच्छा डॉट प्रोडक्ट लिया, जब भी दो वेक्टर्स का करना है तो आपको सिंपल आई वाला आई से, जे वाला जे से और के वाला के से डॉट करो। अब ये जो वर्क डन है ये हम निकाल चुके हैं, दिस इज आल्सो इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस। तो एफ और एस वेक्टर फॉर्म में हमें दे रखे हैं, हमें यहां से cos थीटा निकालना है, ये हो जाएगा वर्क डन डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एफ मैग्नीट्यूड ऑफ एस। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, जैसे f का मैग्नीट्यूड है i वाला कंपोनेंट है उसका स्क्वायर -3 है ना, j वाला कंपोनेंट है उसका स्क्वायर और k वाला कंपोनेंट है उसका स्क्वायर बोल्ड। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, i के साथ यहां पर कुछ नहीं है मतलब 1 है तो 1 का स्क्वायर -1/3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके मैग्नीट्यूड निकाल लो। अब ये जो मैग्नीट्यूड है ये दोनों आप यहां कर दोगे और वर्क डन निकाल सकते हैं 30 डिवाइड बाय मैंने जो वर्क डन ये सॉरी f का मैग्नीट्यूड कितना आता 38 यस सर, और इसका s का √46 अपॉन 3, तो वो जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा, अच्छा नोट में नहीं है तो इधर हट गया। तो आपका cos थीटा की वैल्यू होगी तो आप इसको लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 39 अपॉन 238 बस, ठीक है, सही है देखो आपका अगला, ठीक है। अच्छा क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन जो है उसको ट्विस्ट करूंगा, क्वेश्चन ट्विस्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोट, इसको एकदम स्टार मार्क करके लिख दीजिए, वर्क डन in a situation can be calculated for each individual force or work done may be calculated for net force applied on object. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है आप वो समझ लो, जैसे ब्लॉक इसका मास m है, इसको हम ऐसे फोर्स लगाकर यानी घसीटते हुए लेके जा रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पर इसको हम लेकर आ रहे हैं, तो जो m मास है इस ब्लॉक को हम खींच कर यहाँ पर ले आए, फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, राइट। तो वर्क डन बाय F फोर्स, ठीक है, ये हो जाएगा F S cos 0 विद डिस्प्लेसमेंट फोर्स सेम डायरेक्शन में, राइट। लेकिन क्योंकि ये जमीन के साथ घसीटते हुए जा रहा है तो फ्रिक्शन भी लगी होगी अपोजिट डायरेक्शन, वर्क डन फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू cos 180,
यहाँ 180 क्यों आ रहा है? फ्रिक्शन अपोजिट है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों में एंगल 180 हो गया। तो आप देख सकते हो एक सिचुएशन में फोर्स F फोर्स का वोल्टेज अलग से निकालना है, फ्रिक्शन का अलग से निकालना है। तो उस सिचुएशन में जितनी भी फोर्स लगे उन सबका सेपरेटली अलग अलग वोल्टेज निकाल सकते हैं और क्वेश्चन में वो पूछ सकते हैं, है ना। पूछ सकते हैं कि आपसे सिर्फ एक फोर्स का वोल्टेज पूछो, या ऐसा भी हो सकता है वो नेट फोर्स का वोल्टेज पूछो। नेट फोर्स का वोल्टेज क्या होगा? वर्क डन बाय नेट फोर्स ये हो जाएगा F नेट, इस ऑब्जेक्ट में जो नेट फोर्स लगी हुई वो इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू पाथ। F नेट क्या हो जाएगा? F माइनस फ्रिक्शन फोर्स, इट विल बी F माइनस फ्रिक्शन फोर्स, इसका मॉडुलस है डिस्प्लेसमेंट इनटू पाथ। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेट फोर्स का तो वर्क डन आपसे पूछ सकते हैं, हो सकता है उस सिचुएशन में अलग अलग जितनी वोल्टेज सबका अलग अलग पूछने, ऐसा भी हो सकता है ना। नोट डाउन करिए। Next. ये क्वेश्चन है ना, और इसमें एक लिफ्ट है और ये लिफ्ट है ये कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। इसके अंदर एक इंक्लाइंड प्लेन है, उस इंक्लाइंड प्लेन पर एक बॉक्स रखो, ये एंगल थीटा है एंड फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। ये रफ है मतलब फ्रिक्शन यहाँ पर प्रेजेंट, फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। और हमें क्या करना है? फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स। in time t from start, ठीक है। यानी कि ये जो लिफ्ट है, ठीक है, ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, इसके अंदर एक जो इंक्लाइन है उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट, ब्लॉक एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन। The block किसी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ऐसा स्लाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, इट्स नॉट स्लाइडिंग। तो होगा क्या? अगर ये लिफ्ट v स्पीड से कांस्टेंटली ऊपर की तरफ जा रही है तो ये t टाइम में जो लिफ्ट है वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगी? v into t। इस समझ में आ रहा है? लिफ्ट जब कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रही है तो लिफ्ट के अंदर रखा हुआ ये इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर ये जो बॉक्स है ना, ये सभी जो है वो t टाइम में इनका कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा? v into t, है ना, और ऊपर की तरफ होगा क्योंकि पूरी लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है ना। सो डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस ब्लॉक विल बी v into t इन वर्टिकल डायरेक्शन, राइट। मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसे होगा, जो लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा वो इसका भी होगा, राइट। चलिए ट्राई करिए। फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ग्रेविटी, तीनों का वर्क डन आपने निकाला। पहले आपका होगा एक आया नहीं, दो आ गए थे, ग्रेविटी क्या है? ठीक है, ओके। चलिए देखिए, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, इनका मैग्नीट्यूड आपके पास होना चाहिए और इन दोनों के बीच में एंगल या पता हो आप बोलते हैं तो, है ना। इस सिनेरियो में डिस्प्लेसमेंट जो ऊपर की तरफ हो रही है vt, ठीक है। अब मैं फोर्सेस पे बनाता हूं, एक नॉर्मल फोर्स लगेगा ऐसे। नॉर्मल फोर्स जो है वो सरफेस के
हमेशा परपेंडिकुलर होती है ना, तो हमने नॉर्मल फोर्स लगा दिया, mg जो है वो डाउनवर्ड लगेगा ऐसे, और फ्रिक्शन किधर लगेगी, ये जो ब्लॉक है इसकी गिरने की टेंडेंसी इधर की तरफ, अगर अगर मैं ऐसे करूं इस पे मार करूं ये, तो अब मैं इसको इंक्लाइन कर रहा हूं ऐसे, तो इसकी गिरने टेंडेंसी जो है वो नीचे की तरफ है ना, फ्रिक्शन किधर लगेगी ऊपर, अपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ मूव है ना, तो फ्रिक्शन जो है वो इधर लगेगी। लेकिन ये जो ब्लॉक है ये इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, इसका मतलब है फोर्स लेवल बैलेंस आउट हो रही है ना, भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है ठीक है तो फोर्स बैलेंस, अब आपको हमेशा रेस्ट पे नहीं है क्योंकि लिफ्ट जो है वो चल रही है, ये ब्लॉक भी चल रहा होगा, ये रेस्ट पे नहीं है, वो बात सही है, लेकिन जो लिफ्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, इसका मतलब आप याद रखिए अगर एफ नेट किसी ऑब्जेक्ट पे जीरो होता है, और एनी ऑब्जेक्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यान से समझ लीजिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो है तो उस केस में दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहे या ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करे। अब आप कहोगे कि सर ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है तो फिर नेट फोर्स जीरो कैसे होगी, कोई बता सकते हैं? मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, वेक्टर जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो, यस। न्यूटन जो है उसने ये बोला था F net is equals to mass into acceleration, है ना, अगर एक्सेलरेशन जीरो होगी तो F net जीरो होगा, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पे अगर नेट फोर्स हम जीरो लिख रहे हैं तो उसका मतलब है कि उसकी एक्सेलरेशन जीरो, उसका मतलब ये नहीं है कि v जीरो हो जाएगा, v इज नॉट जीरो, एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब है कि उसकी आप स्पीड चेंज नहीं कर पाओगे अगर नेट फोर्स जीरो है, यानी कि अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो उसी स्पीड से चलता है अगर नेट फोर्स जीरो, ठीक है, और अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे पड़ा रहेगा, इट कैन नॉट चेंज इट्स स्पीड, है ना। तो वापस इस पे आते हैं, ये जो फ्रिक्शन है ठीक है इधर लगे हैं नॉर्मल इधर है, तो क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है ब्लॉक तो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए मतलब फोर्स बैलेंस होनी चाहिए, कैसे बैलेंस होंगे देखो, ये जो mg है ना इसके मैं कंपोनेंट कर देता हूं, ये वाला एंगल है ना ये थीटा होगा, ये एंगल थीटा कैसे होगा वो भी देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है ना, तो इस ट्रायंगल में ये 90 के थीटा, तो ये कितना लगेगा 90 माइनस थीटा, अब ये पूरा एंगल जो 90 डिग्री है इसमें से ये 90 माइनस थीटा होगा, अगर आपने करेक्ट, ठीक है, तो अब मैं इसके कंपोनेंट कर रहा हूं mg cos theta mg sin theta, तो अभी जो नॉर्मल फोर्स है इट विल बैलेंस दिस mg cos theta and this friction force will balance mg sin theta, we can say m is equals to mg cos theta and friction is equals to mg sin theta, क्योंकि सिस्टम जो है वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, तो हमने कर दिया, लेकिन हमें ये नहीं करना, मैं तो वर्क डन निकालना, वर्क डन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन बहुत इजी है, यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन ले रही है नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, इधर हम नीचे और डिस्प्लेसमेंट vt जो है वो ऊपर की तरफ है, दोनों बीच में एंगल बनेंगे तो ये हो जाएगा mg, डिस्प्लेसमेंट हो गया vt, एंगल हो गया बने, पॉजिटिव माइनस mg इज द आंसर, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है। नेक्स्ट वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय नॉर्मल, जो नॉर्मल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रही है ऐसे, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो हमें इन दोनों के बीच का एंगल बताना चाहिए ना, फोर्स इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, ये एंगल जो है ये थीटा होगा, ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं,
क्या आप याद रखिए, नॉर्मल जो होता है कभी भी इंक्लाइन प्लेन पर अगर नॉर्मल की बात करोगे तो उसका एंगल वर्टिकल के साथ वही होगा हमेशा जो इंक्लाइन प्लेन होगा, ये याद रखो, आगे बहुत सारे क्वेश्चन भी यूज, ठीक है। तो नॉर्मल का एंगल वर्टिकल के साथ थीटा है तो डिस्प्लेसमेंट के साथ भी थीटा ही होगा, फिर हो जाएगा n, डिस्प्लेसमेंट आपका vt हो गया और एंगल cos थीटा होगा। नॉर्मल जो है उसकी वैल्यू निकाल देंगे यहाँ पर mc cos थीटा के बराबर हो जाएगा mc cos थीटा vt, दिस इज वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। थर्ड, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना, फ्रिक्शन जो है इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में है ना, तो ये जो एंगल है कितना होगा, ये पूरा एंगल देखो 90 डिग्री है, दिस एंड दिस, ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल थीटा, तो ये कितना होगा 90 है ना। तो अब ये हो जाएगा फ्रिक्शन, डिस्प्लेसमेंट vt और डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो ये cos 90 मान, फ्रिक्शन vt cos 90 मान से sin थीटा, और फ्रिक्शन की हम वैल्यू लिख चुके हैं यहाँ पर हमने sin थीटा में वैल्यू डाला, राइट, ठीक है, नोट डाउन करिए इसको, और नोट क्लियर है पहले, ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए।